Respected principal sir and learned teachers. Good evening everyone. सभी को नमस्कार. I welcome you all in today's webinar. We know today it is the 5th day of webinar series, and today we are going to conduct a webinar on 2 themes. So, cause yesterday we could not conduct due to the late schedule of national webinar. So we have to conduct the same webinar or the yesterday's theme today. So with due permission of principal sir, I introduce today's speaker. Today we have 5 speakers. Mr. Naeem Khan, TGT PE, Mr. Sandeep. These 2 speakers will speak on the theme effect of NEP on youth empowerment and sports development. And Mrs. Rasmi, TGT Hindi, Mr. Sudhir Pandey, TGT Hindi, and Mr. Umesh Vashnik, PIT. These 3 speakers will speak on Indian knowledge system, languages, arts, and culture. So, let me invite our first speaker, Mr. Naeem Khan sir, who will speak on the effect of NEP on youth empowerment and sports development. Sir, over to you. Thank you very much, sir. Respected principal sir, respected vice principal sir, and learned KV Badukui staff members. जैसा कि अभी सर ने बताया कि कल जो वेबकास्ट हुआ था इफेक्ट ऑन NEP ऑन यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत युवा सशक्तिकरण एवं खेल का विकास। कल जो वेबकास्ट हुआ था उसमें हमारे देश के ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी शामिल हुए थे, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी। उन्होंने भी स्पोर्ट्स के बारे में प्लस यूथ एम्पावरमेंट के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। हमने उसको अटेंड किया। तो मैं इस यूथ एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के अंतर्गत स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए क्या NEP में प्रोग्रेस होनी है, क्या डेवलपमेंट होना है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। और मेरे साथी जो संदीप जी हैं वो यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर बोलेंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यूथ को ऐसे तैयार किया गया, उस पर इस बात का ज़्यादा जोर इस चीज़ के ऊपर दिया गया है कि ऐसे विद्यार्थी हमें इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत तैयार करने हैं आगामी वर्षों में, जिसमें उस यूथ में संस्कार के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न हो, जो संपूर्ण समाज का चिंतन कर सके, लोगों के प्रति उसके अंदर संवेदना की भावना उत्पन्न हो सके, दूसरों की सहायता करके राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान कर सके। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सबसे ज़्यादा जोर इस बात पे दिया गया है। उसमें ये भी कहा गया है, उसका थीम भी है कि हमें एक ऐसा युवा तैयार करना है जिसमें सारी चीज़ का ज्ञान हो, मतलब ओवरऑल पैकेज होना चाहिए, ओवरऑल उसकी पर्सनालिटी डेवलप होनी चाहिए। मीन्स, अरे राफी कट गया। मीन्स इस शिक्षा नीति में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों के बीच ऐसा संबंध, इफेक्टिव रिलेशन होना चाहिए जिससे कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ध्येय है वो पूरा फुलफिल हो। इसमें शिक्षकों का रिस्पेक्ट भी होना चाहिए और
राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ साथ तन का, मन का एक रिलेशन होना चाहिए। और स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसमें इंडिविजुअल का शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से दोनों तरीकों से सर्वांगीण विकास होता है। आपने कहावत सुनी होगी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और स्पोर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम एक हर युवा में या हर विद्यार्थी में वो सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू, जो उसकी लाइफ स्टाइल को सुदृढ़ बना सके और राष्ट्र के निर्माण में उसको हेल्प कर सके। जैसा कि कल के वेबकास्ट में आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। उन्होंने ज़्यादा इम्पैक्ट दिया कि स्पोर्ट्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट स्कूल एजुकेशन में होना चाहिए, एज वेल एज स्कूल एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी होना चाहिए और महाविद्यालयों में भी होना चाहिए। एज ए इंटीग्रल पार्ट होना चाहिए एजुकेशन का, मीन्स कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये तो पहले भी था, लेकिन अब उस पर उतना इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था जितना कि होना चाहिए था। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, उसे ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया ताकि उसके जो एडवांटेज है स्पोर्ट्स के, वो हम विद्यार्थियों के अंदर ला सके। आपने सुना होगा और देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा, जो स्पोर्ट्स का बच्चा है उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज डेवलप हो जाती थ्रू स्पोर्ट्स। जैसे उसके अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट डेवलप हो जाती है, वो अपने आप को फिजिकली फिट रख पाता है, अपने शरीर का ध्यान रख पाता है, और उसके साथ साथ उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटी डेवलप हो जाती है। जैसे हम और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे उसके अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप हो जाती है, लीडरशिप स्किल डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है, इमोशनल फिटनेस डेवलप हो जाती है, मोर सोशल हो जाता है, उसका डिसिप्लिन इन्हांस हो जाता है, क्विक डिसीजन लेने की पावर उसके अंदर डेवलप हो जाती है। कई बार आपने स्पोर्ट्स में देखा होगा, कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि पर्टिकुलर एक सेशन में तो इंडिविजुअल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जीत रहा है, लेकिन पता चल रहा लास्ट सेशन जब आता है तो वो लॉस कर जाता है। उसके अंदर ये भी क्वालिटी डेवलप हो जाती है कि हार जीत का सामना कैसे कर सके, जब विक्ट्री होती है जीत को कैसे ले सके। तो ये बहुत सारी चीजें स्पोर्ट्स के थ्रू उसके अंदर डेवलप होती है। इसलिए कहा गया है हमारे आदरणीय मिनिस्टर के द्वारा कि स्पोर्ट्स को एजुकेशन का इंटीग्रल पार्ट बनाया जा सके। प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी लेवल में तो इसे एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जा सके, और महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर सके कि विद्यार्थियों को, यूथ को खेल का माहौल मिले, उस खेल के प्रति क्या उसकी साइंस है, उसका प्रैक्टिकल क्या है, उसको फॉलो करते हुए उससे वो जो चीज है उसके माध्यम से वो ऐसी सारी क्वालिटीज लर्न कर सके जिससे वो अपने ध्येय को प्राप्त कर सके। यदि वो उसके अंदर स्पोर्ट्स के थ्रू सारी ये क्वालिटी डेवलप होगी तो डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा नागरिक बनेगा और देश के निर्माण में उसका हित होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे डेवलपमेंट होता है। अभी ये लेटेस्ट ओलंपिक चल रहा है, उसका एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूं कि सेक्रीफाई और एडजस्टमेंट कैसे इंडिविजुअल सीखता है। अभी हाल ही में लॉन्ग जंप इवेंट चल रहा था, अभी ये टोक्यो ओलंपिक के अंदर। तो हाई जंप एक ऐसा इवेंट था जिसमें दो प्लेयर, एक कतर का प्लेयर और एक इटली का प्लेयर, मेरे ख्याल से नाम मुझे याद नहीं आया, बरसिम एंड तम्बेरी, आई थिंक ये दोनों नाम है उनके। उन्होंने हाई जंप में 2.37 का हाइट क्लियर किया, दोनों ने एक साथ किया। फिर दोनों को 3 अटेम्प्ट फिर से दिया गया, तो दोनों 3 अटेम्प्ट करने में क्या हुए, फेल हो गए। लेकिन उन दोनों के पास चांस ये था कि जब तक ये टाई ब्रेक नहीं होती तब तक वो क्या करते रहते, अपनी परफॉर्मेंस देते रहते। लेकिन वहां के ऑफिशियल ने उनके पास में एक ऑफर रखा कि क्यों ना हम इसको शेयर कर दें।
शेयर कर ले, मेडल को शेयर कर ले। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस दोनों ने इस चीज का किया, एडजस्टमेंट इस तरह, शेयरिंग इस तरह की कि जो गोल्ड मेडल था वो दोनों ने आपस में शेयर किया। ये शेयरिंग जो हुई, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो डेवलप हुई, ये स्पोर्ट्स के थ्रू हुई। ये चीज कोई और दूसरा सब्जेक्ट नहीं सिखा सकता जो स्पोर्ट्स सिखा सकता है। कोऑपरेशन देखा। अब जो ये जो मेडल, गोल्ड मेडल जैसी चीज जनरली इंडिविजुअल छोड़ता नहीं है, हर 4 साल के बाद एक बार होता है ये। इसके लिए खिलाड़ी बहुत मेहनत करता है, लेकिन आप देख रहे हैं इस लेवल पे आके और वो अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद भी दोनों ने क्या किया, उस गोल्ड मेडल को शेयर किया आपस में। ये ओलंपिक की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि शेयरिंग के तहत किसी 2 प्लेयरों ने टाई को एक्सेप्ट किया, दोनों ने उस गोल्ड मेडल को शेयर किया। तो ये थ्रू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के थ्रू, स्पोर्ट्स के थ्रू ही हो सकता है। तो ये चीज हम देख सकते हैं कि अगर बच्चे को बहुत ज्यादा अगर वो मिले, चांस मिले स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने का, तो डेफिनेटली खेल के माध्यम से वो किस किस तरीके की स्किल सीख सकता है, किस किस तरीके की क्वालिटी डेवलप कर सकता है, और वो हमारे समाज को, हमारे देश के कल्याण में बहुत फायदेमंद होगी। आपने ये भी देखा होगा, जब स्पोर्ट्स पर कई मैच देखते हो आप, गोल कोई और प्लेयर मारता है लेकिन उसका चीयरिंग सारे प्लेयर करते हैं। आप ये भी चीज देखिए, अभी रिसेंटली हॉकी का मैच देखिए, कल एक इंडियन हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेके आई, इसके जस्ट एक दिन पहले सेमीफाइनल हम लोग हार गए। जब वो हारे तो सारे के सारे प्लेयर सैड थे, पूरे देश के लोग बहुत सैड मोमेंट पे थे। लेकिन जब जैसे आज सुबह जब मैच के लिए पूरे प्लेयर तैयार हुए, तो फिर से उनके अंदर वही जोश था, इस इवेंट को जीतना है। तो ये स्पोर्ट्स ही दिखा सकता है कि कल तक तो डेमोराइज थे, कल तक उन्होंने हार को एक्सेप्ट किया, और आज वही जोश और जज्बे के साथ और देश को मेडल दिलाने के साथ वो फिर से उस जोश जज्बे के साथ में आज ग्राउंड पे उतरे, और आप उसका रिजल्ट देखेंगे कि आज उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज देखिए उनकी खुशी, पूरे देश खुश है, प्लेयर खुश है। तो ये सारी चीजें स्पोर्ट्स के माध्यम से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। कहने का मेरा तात्पर्य है, जो मैं ये समझता हूँ, जो मैंने कल वेब देखा है, उसके हिसाब से मुझे ये लगता है कि हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। डेफिनेटली यदि स्पोर्ट्स का आधार यदि बच्चों को मिलता है तो हम उसको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ला सकते हैं, और वो उसकी आगे की ज़िंदगी जीने के लिए या अपना लाइफ स्टाइल को बनाने के लिए उसको ज़रूर स्पोर्ट्स हेल्प करेगा ही करेगा। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसे कंपलसरी किया गया है, इसे इंटीग्रल पार्ट दिया गया है। आप ये भी देख रहे होंगे कि हम पिछले 1 साल से इसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने स्पोर्ट्स का कल्चर डेवलप किया, फिटनेस का कल्चर डेवलप किया, सबके अंदर एक फिटनेस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इसलिए फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, एसबी मूवमेंट चल रहा है। आप देख रहे हैं कि हमें मंथली रिपोर्ट स्कूल की फिटनेस इंडिया मूवमेंट के तहत हमें एक्टिविटी दी गई है, उसमें पेरेंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और टीचर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पूरे देश को यदि स्पोर्ट्स से जोड़ा जाएगा, चाहे वो पेरेंट हो चाहे वो स्टूडेंट हो, तो 101% स्पोर्ट्स के थ्रू जो क्वालिटीज डेवलप होती है वो एक इंडिविजुअल को एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाने के में सार्थक सिद्ध होगी। और हम पिछले 1 साल से इसका इम्प्लीमेंट देख रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत हम इसका मूवमेंट देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं, और डेफिनेटली ये शिक्षा नीति को सिर्फ 1 साल हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि इसका इम्पैक्ट, इसका इम्प्रूवमेंट, इसका रिजल्ट हमें 4 से 5 साल के अंदर देखने को बहुत सार्थक मिलेगा। और हर बच्चे को यदि स्पोर्ट्स के थ्रू कुछ सीखने को मिलेगा तो उसके अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप होगी बजाय नेगेटिव क्वालिटीज की। तो ये मेरा थोड़ा सार था स्पोर्ट्स के अंतर्गत। थैंक यू वेरी मच आदरणीय प्रिंसिपल सर एंड वाइस प्रिंसिपल सर, मुझे मौका देने के लिए, और मेरे सारे साथी बड़कुई के शिक्षकगण जिन्होंने मुझे पेशेंसली सुना और समझा। यदि आपको इसके संबंध में कुछ क्वारीज है तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you, sir. You rightly said sports teaches us certain life skills and discipline values. And NEP 2020 emphasized on promotion of sports activities in school education. So we
can teach these, we can inculcate these values among the children through the school education. Now I invite Mr. Sandeep PRT to share his views. Sandeep sir, over to you. Thank you, sir. And respected principal, sir, vice principal, sir, HM, sir, and my dear colleagues. The webinar effect on NEP of youth empowerment and sports development is organized by Ministry of Youth Affairs and Sports. From my side, effect of NEP on youth empowerment. Youth empowerment is process where children and young people are encouraged to take charges of their lives. Youth empowerment aims to improve quality of life. Youth empowerment is achieved through participation in youth empowerment program. The new education policy 2020 will help to improve the youth for future challenging in the fast developing world. The new education policy will bring in great chance in the prevailing education system in India and pave the path for the intellectual development of the youth in India. The government has taken this initiative to prepare the students for challenging that they might have to face in the fast changing world. How NEP will empower the youths in India? With this new education policy, the student will be empowered and this will make India a self-reliant, developed and digital nation. The different reforms that will be brought about in the school, college and university level will help the student in enhancing their potential and becoming responsible citizen of the society. Strengthen Indian language and increase the unity of India. With the new education policy 2020, there will be a rise in the culture of innovation, inclusion, and institution of the education sector. Imparting education using the mother language has been given preference in the new education policy 2020. This will help to strengthen the Indian language. This will also increase the unity of the nation. The youth can be easily empowered as it has been found that people understand more when taught in their mother language. And subject selection based on interest. With the new education policy 2020, the youth of the country will be able to select their subject based on their talent and interest. They would also get the chance to understand and realize their potential effectively. When the youth will be empowered in this manner, they will not only be able to create job opportunity for themselves, but also for the other too. New Education Policy 2020 will not only pave the way for better education opportunities, but also help the youth to become socially responsible citizen of India. From my side, this is from my side. Thank you. Thank you, sir, for sharing your views. Now I invite Mrs. Rashmi Devi, TGT Hindi, to speak on the theme Indian knowledge system, language, arts, and culture. Madam, over to you. आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29 जुलाई को एक राष्ट्रीय वेबिनार का संबोधन किया और उसके उपरांत नई शिक्षा नीति जो 2020 है उसके 1 साल पूरे होने पर बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार आयोजित किए गए और उसी श्रृंखला में आज एक वेबिनार आयोजित किया गया जिसका शीर्षक था इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेस, आर्ट एंड कल्चर।
भारतीय ज्ञान परंपरा, भाषाएं, कला और संस्कृति। इसके मुख्य अतिथि रहे हमारे शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर रहे श्रीमान तेजस्वी सूर्या जी, जो लोकसभा सांसद हैं। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा सचिव श्रीमान अमित खरे जी और AICTE चेयरमैन श्रीमान अनिल सहस्त्रबुद्धे जी उपस्थित रहे। और यह जो राष्ट्रीय स्तर पर वेबिनार आयोजित किया गया, इसे आयोजित किया था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो इसके संदर्भ में मैं जो राष्ट्रीय वेबिनार हुआ उसके संदर्भ में, ये विद्यालय स्तरीय वेबिनार में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आज के वेबिनार पे जो मैंने बातें, जो मैंने देखा, जो मैंने सीखा, वो मैं अपने कुछ बिंदुओं के माध्यम से उसको रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो हमारे जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के चीफ कोऑर्डिनेटर श्री आर्यभूषण शुक्ल जी ने अपने वक्तव्य में, अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय शिक्षा नीति 2020 एक क्रांतिकारी कदम है। और क्रांतिकारी कदम क्यों है? क्योंकि हमारी यह शिक्षा नीति जो है हमारे शिक्षा व्यवस्था में ज्ञान और विज्ञान को एक साथ लेकर चलने की बात करती है, उनके समन्वय की बात करती है। और जो कि हम जानते हैं, हम एक ऐसी पीढ़ी के वाहक रहे हैं जिसमें एक गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल की परंपरा रही। तो हम हमेशा से, हमारी जो भारतीय संस्कृति रही है वो एक तरह से बहुत सारे ऋषि मुनि ज्ञानियों से भरी पड़ी रही। तो इसी उद्बोधन में श्रीमान तेजस्वी सूर्या जी ने एक बात कही कि हमारा जो देश है वो, हम एक ऐसी पीढ़ी है जो दादी नानी से कहानियां सुनते हुए बड़े। और चूंकि हमारी जो नई शिक्षा नीति है इसमें मातृभाषा को बढ़ावा दिया गया है कि बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये संस्कृति रही है कि हमारे जो हम कहानियां सुनते आए हैं, या हमारी जो ज्ञान परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा रही है, गुरुकुल परंपरा रही है, एक तरह से जो परंपरागत शिक्षा प्रणाली रही है, उससे हमें उसका एक नया रूप, एक नए तरीके से उसको देखने का। और इसमें सबसे पहले तो हमारे जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी बात रखी कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जो मिट्टी, वायु, जल आदि को एक भगवान का रूप मानते हैं ना, उनको एक आध्यात्मिक रूप से जोड़ते हैं। और यही कारण है कि हम उनको जो है उनका दुष्परिणाम होने से रोकते हैं, उनका दुष्प्रभाव होने से रोकते हैं, उनको बचाने का प्रयास करते हैं। और यही सब हमारे बच्चों को भी हमें आगे सिखाना है कि किस तरह से हमारी जो प्रकृति है हमें उनको बचा के रखना है, और उससे हमें कितना कुछ सीखने को मिल सकता है। हमें अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, हमें अपने जो पुराने नैरेटिव्स हैं उनको आगे बढ़ाना है। हमें जैसे कोई सभ्यता है, उसके साथ उसके जो विचार हैं वो समय के साथ बदलते रहते हैं, समय के साथ हम उन चीजों में बहुत सारे परिवर्तन देखते हैं, और जब हम उस परिवर्तन के साथ आगे बढ़ते हैं तो वही हमारी सभ्यता, वही हमारे संस्कार हमारी आगे पीढ़ी को स्थानांतरित हो जाती है। तो इस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत अच्छी बात कही। और मैं अब आती हूँ कि हमारे जो भारतीय ज्ञान परंपरा के पहले वक्ता श्री शैलेंद्र राज मेहता जी, जो कि निदेशक मायका इंस्टीट्यूट अहमदाबाद के थे, उन्होंने बहुत ज्ञानवर्धक बातें बताई। उन्होंने बताया कि एक एंगस मेडिसन का जो है एक शोध हुआ था, उसमें उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था, और उन्होंने ये बताया कि 2000 साल में संस्कृतियों को जो वर्चस्व रहा, कौन सी संस्कृति कितने दिनों तक हमारे आसपास रही या हम उनका वर्चस्व रहा, तो हम पाते हैं कि 1500 साल तक भारत जो है वो दुनिया का केंद्र रहा। भारत हमारा जो है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि चीन केंद्र रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया, उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि 1500 साल तक भारत जो है वो दुनिया का केंद्र रहा। 1/3 से लेकर 1/4 विश्व आय जो है वो भारत में थी। चीन भी 1500 साल तक भारत के नजदीक नहीं था, ऐसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, जिसमें हमें एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। और उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि जैसे हम एजुकेशन में इनोवेशन की बात करते हैं, नवाचार की बात करते हैं,
तो उन्होंने बताया कि जो हमारे प्राचीन काल में 7 विश्वविद्यालय ऐसे थे जिन्होंने इस इनोवेशंस को, नवाचार को जो हम अभी देखते हैं, उसको उन्होंने तब उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था एक तरह से। और उसमें क्या क्या चीजें थी, एक तो सभी विषयों को पढ़ाया जाता था। तक्षशिला और नालंदा, वल्लभी, किसी भी विश्वविद्यालय की बात करें तो उनमें सभी विषयों को पढ़ाया जाता था। और दूसरा, एक वो आवासीय था, रेजिडेंशियल था पूरी तरीके से, क्योंकि उनका मानना था कि शिक्षा जो दी जाती है, जो विद्या में के आधार पर जो लोगों में परिवर्तन होता है, बच्चों में परिवर्तन होता है, वह एक साथ, गुरु शिष्य एक साथ रहेंगे तो वो अधिक होगा, उसका प्रसार अधिक होगा। तीसरा था कि वो ग्लोबलाइजेशन था, उसका ग्लोबल एक उसका इफेक्ट था। और उस समय ऐसा था कि सारा विश्व, तक्षशिला आता था पढ़ाई के लिए, वल्लभी आता था, नालंदा आता था, तो इस तरह से वो ग्लोबल था। और फिर उन्होंने चौथी बात की कि उन विश्वविद्यालयों में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने खासकर वल्लभी की बात की कि वहां पे सभी परंपराओं का समावेश था। वहां वैदिक परंपरा भी थी, वहां बौद्ध भी थी, जैन भी थी। और इस तरह से वल्लभी जो था, उन्होंने ये भी बताया कि जो हम नालंदा को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन वल्लभी जो था वो नालंदा से कहीं आगे था, बहुत सारी चीजों में आगे था। उन्होंने हमें ये सारी जानकारी, बहुत जो है ज्ञानवर्धक जानकारी दी। फिर उन्होंने पांचवा इनोवेशन बताया कि उस जमाने में पीयर रिव्यूज की बात की जाती थी, हमने सहपाठियों से उनके विचार जानने की बात की जाती थी। जो हम आज इनोवेशन करना चाहते हैं अपनी कक्षाओं में, वो उस जमाने में उन विश्वविद्यालयों में होता था। उन विश्वविद्यालयों विज्ञान की बातें भी, विज्ञान को भी पढ़ाया जाता था। फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात की जाती थी। अगर कोई, जैसे हम आज आरटीई की बात करते हैं, कोई बच्चा अगर उसको किसी भी तरह से वो शिक्षा से वंचित ना रह जाए, तो हम उसके लिए बहुत सारे प्रावधान लाते हैं। तो ये चीजें उस समय भी थी। उस समय यदि कोई बच्चा, उसका जो है किसी साधन के अभाव से उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जाता, ये उस समय भी ये नवाचार हमारे सामने लाया गया था। और विश्वविद्यालयों में डिग्रीज दी जाती थी, जैसे कि हम अगर अब बात करें तो बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, तो हमें डिग्रीज मिलती हैं, हम बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, हमें हर तरह की, जिसमें हमारा इंटरेस्ट है हम उसमें जा सकते हैं। तो ये उस समय भी था कि बहुत सारे डिग्रीज देते थे। उस समय भी विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय थी, और वो इतना वृहद पुस्तकालय था कि आपको बहुत सारी पुस्तकें मिल सकती थी, आपको ज्ञान अर्जन के लिए कोई भी बाधा नहीं आ सकती थी। फिर और उसके आगे था एकेडमिक फ्रीडम, आपको अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का पूरी आजादी थी, उस पर बातें होती थी। कई कई दिनों तक बहुत सारे वार्तालाप चलते थे। उन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए कि जो वहां पे जो विद्यार्थी थे उनमें आपस में कितनी वार्तालाप होती थी, वो कई कई दिनों तक चलती थी। इस तरह से ये भी एक नवाचार उस समय हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। और उसमें एडमिशन स्टैंडर्ड्स की बात होती थी, मतलब उसमें भी बहुत सारे नियम थे। जैसे हम अभी एडमिशन के हमारे बहुत सारे नॉर्म्स हैं, किस तरह से एडमिशन होंगे, किस तरह से, किस कैटेगरी में होंगे, बहुत सारे अभी। उस समय भी ये चीजें थी। पब्लिक फंडिंग थी वहां पर, जैसे उन्होंने बात की कि वल्लभी और नालंदा पूरी तरह से 100% जो है पब्लिक फंडिंग थी। फिर उन्होंने एंडोमेंट्स की बात की, अर्थात जो हम अक्षय निधि की बात करते हैं, उस समय ये नवाचार इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। छात्रों में प्रतिस्पर्धा, कोई जो बहुत सारे, जैसे हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम अभी देखते हैं कि अभी बहुत सारे, अभी हिंदी दिवस आएगा या अभी गुरु तेग बहादुर सिंह का से संबंधित बहुत सारे कॉम्पिटिशन चल रहे हैं। तो ये उस समय भी था कि प्रतिस्पर्धा की बात की जाती थी, उन बच्चों के बीच नई ऊर्जा आए, नई बात आए, उन्हें अपनी बातें रखने का मौका मिले, इसके लिए प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाती थी। ऑटोनॉमी थी, स्वायत्तता थी विश्वविद्यालयों की। कॉर्पोरेट फॉर्म्स में जो उनका जो एक नवाचार था वो उस समय भी था। सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक थी, जो 18 इनोवेशंस हुए थे उन 7 विश्वविद्यालयों में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि वुमेन्स एजुकेशन की बात की गई। वल्लभी पहला विश्वविद्यालय था जो 1500 साल पहले महिलाओं को उच्च शिक्षा वल्लभी विश्वविद्यालय में स्थापित की, है ना। ये चीजें हमने, ये आज जो वेबिनार देखा तो हमें इतना ये ज्ञानवर्धक लगा, इतनी चीजें हमें बताई गई, इतनी चीजें पता चली। तो वल्लभी एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसने पहली बार महिलाओं की शिक्षा की बात की, महिलाओं की शिक्षा स्थापित की। और ये जो मैंने अभी 18 जो है नवाचार इनोवेशंस की बात की, जो डॉक्टर शैलेंद्र राज
ने बताई थी, वो 7 जो विश्वविद्यालय थे वो थे तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला, उदानपुरी, जगद्दला और सोनपुरा। ये 7 विश्वविद्यालय थे जिनमें ये 18 नवाचार हुए थे। और जैसा उन्होंने ये भी कहा कि नालंदा और तक्षशिला को हम बहुत महत्व देते हैं, लेकिन उस समय नालंदा से भी बहुत आगे था वल्लभी विश्वविद्यालय। इस तरह से हमें ये बहुत सारी जानकारियां मिली। उसके बाद इसी क्रम में प्रोफेसर एएस नेने ने, जो कि जगत गुरु श्री देवनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंस एंड रिसर्च नागपुर से थे, उन्होंने हमें खनिज शास्त्र के बारे में बताया। मैं जो आज के वेबिनार में हुई उसकी ही मुख्य बातें कर रही हूँ। तो खनिज शास्त्र के माइनिंग एंड मेटोलॉजी इन इंडियन हिस्ट्री, उन्होंने इसके बारे में बात की। उन्होंने बताया कि महर्षि भृगु जो थे, उन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में 10 शास्त्रों में 32 टेक्निक्स और 64 स्किल की बात की। उस समय जो हमारे जो प्रकृति से चीजें मिलती थी, उन चीजों को किस तरह से विज्ञान से जोड़कर हम एक नया उत्पाद बना सकते हैं, नई चीजों का विकास कर सकते हैं। अब अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आज के संदर्भ में वो चीज देखें, तो जैसा कि उन्होंने कहा कि उस समय क्या था, एलोवेरा जूस या नीम की पत्तियां या उसकी जो निगोरी होती थी और शहद, उसका क्या होता था, उससे बहुत सारी चीजें बनती थी हमारे चिकित्सा के लिए या और दूसरे उत्पादों के लिए। तो उसको अगर हम आज के संदर्भ में देखें, तो आज के संदर्भ में वो आधुनिक विज्ञान से जोड़कर कॉस्मेटिक की चीजें, दवाइयों, उन सब चीजों में उनका हम उपयोग करते हैं। तो नई शिक्षा नीति में जो हमारी भारतीय परंपरा की बात हो रही है, तो इस तरह से हमारी ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हम उस परंपरा के वाहक हैं जो एक तरह से बहुत विकसित रही है। बहुत सारी जो हमारे यहाँ आसपास हमारी प्रकृति हमें इतनी चीजें देती है कि हम उससे कितनी चीजें कर सकते, उसके बारे में प्रोफेसर एएस नेने ने हमारे सामने अपना पक्ष रखा। अब हम आते हैं हमारे कला के क्षेत्र में। तो मैं थोड़ा सा बस बहुत ही संक्षेप में अपनी बात रखूंगी। तो कला के क्षेत्र में श्रीमती सोनल मानसिंह, जो कि इंडियन क्लासिकल डांसर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, पद्म विभूषण और राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी। उन्होंने हमें बताया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें 64 कलाओं की बात की गई है। उन 64 कलाओं में पाक कला भी है, घुड़सवारी भी है, अस्त्र शस्त्र की विद्या भी है। हम जो स्कूलों में रंगोली बनाते हैं, रंगोली कॉम्पिटिशन्स करते हैं, अल्पना कॉम्पिटिशन्स करते हैं, वो सारी चीजें हमारे कला के क्षेत्र में आती हैं। और भारत की जो अगर एक नृत्य की बात करें, नृत्य परंपरा भी बहुत पुरानी। और अगर हम आज की नई शिक्षा नीति में जो कला को स्थान दिया गया है या संस्कृति को स्थान दिया गया है, भारतीय परंपरा को स्थान दिया गया है, तो वो हमारे बच्चों को उस जड़ से जोड़ेगा, उस मूल से जोड़ेगा जिस पीढ़ी के हम वाहक हैं, वो अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। अगर शिक्षा नीति में इन सब के बारे में बात हो रही है, तो हमें हमारे बच्चे जो है वो आधुनिकता के उसमें भले वो आधुनिक हो जाए बहुत सारी चीजों में, पर उन जड़ों से वो जुड़े रहेंगे। और ये बहुत अच्छा कदम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नई 2020 में आई है, उसमें इन सब चीजों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब अगर हम कला की बात करें, जैसे कोई व्यक्ति, जैसे अभी खेल की बात हो रही थी, तो श्री नईम सर ने हमें बताया कि खेल से किस तरह से हमारे अंदर कितनी चीजों का विकास होता है। हमारे अंदर एक दूसरे का हौसला अफजाई करने की बात आती है, हमें एक दूसरे का दुख बांटने की क्षमता आती है, हम एक दूसरे को समझते हैं। तो इसी तरह जो कला है, कला के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे आप नृत्य में जा सकते हैं, आप संगीत में जा सकते हैं। कोई बहुत अच्छा शेफ है, अब जैसा हम सोनल मानसिंह जी की बात करें, तो वो अगर उनकी प्रसिद्धि हम देखें, तो उनकी प्रसिद्धि हम इसलिए हमारे सामने नहीं है कि वो राज्यसभा के सांसद है या वो पद्म विभूषण, बल्कि इसलिए है कि वो इतनी अच्छी नृत्यांगना है, इंडियन क्लासिकल डांसर, उनका नाम भी उसी कारण है। तो वो कोई बहुत बड़ी स्कॉलर नहीं है, लेकिन हमारे सामने उनका जो अस्तित्व है, उनकी जो पहचान है, वो एक इंडियन क्लासिकल डांसर के रूप में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपनी नई शिक्षा नीति में इन सब चीजों को सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ किताबें, इन सब चीजों से अलग हट के अगर हम उनके शौक, उनका जो पैशन है, उस पे फोकस करेंगे, चाहे वो खेल को ले लीजिए, चाहे वो कला को ले लीजिए, या उनके अंदर जो भी जो है टैलेंट है, अगर हम उसकी बात करें, तो उसमें भी वो बहुत आगे जा सकती है। जैसा कि हम एक उदाहरण अभी आपके सामने हमने बताया कि सोनल मानसिंह जी का उदाहरण, कि उनकी प्रसिद्धि हमारे सामने किस तरह से है।
तो नई शिक्षा नीति में जो कला संस्कृति को जोड़ा गया है, ये बहुत एक क्रांतिकारी कदम इसीलिए कहा जाता है कि इससे हमारे बच्चों में अपनी जड़ों से जुड़े रहने की जो एक बात है ना, वो आएगी। अब हम आगे बढ़े, अगर संस्कृति की बात करें, जैसा कि हमारा जो टॉपिक है भारतीय ज्ञान परंपरा, कला और संस्कृति, तो अगर हम संस्कृति की बात करें तो उनके लिए जो वक्ता हमारे सामने आए थे आज के राष्ट्रीय वेबिनार में, वो थे पर्यावरणविद श्री अनिल जोशी जी। अब उन्होंने संस्कृति की बात हमें किस तरह से बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी देश और दुनिया की संस्कृति जो है वो बहुत कुछ तय करती है। उनकी जो हमारी संस्कृति होती है वो हमारी सीमाएं तय करती हैं, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते तय करती हैं, हमारे बीच संतुलन बनाती है। जैसे वो तो पर्यावरणविद है, तो उन्होंने बताया किस तरह से हम प्रकृति से जुड़े रह सकते हैं, किस तरह से हम बच्चों को प्रकृति से जोड़ सकते हैं, हम उन्हें सिखा सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अब आपने देखा कहीं नल खुला हुआ है, पानी बह रहा है, अब आसपास मान लो नल का जो टैप है वो सही है, खराब है तो अब उसको हम किसी तरह उसको बंद कर सकते हैं, अब वो वेस्ट ना हो ऐसा हम कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें टैप उसका सही है तो हम कम से कम बच्चों के अंदर ये बात आए कि इन संसाधनों को हमें बचाना है, हमें इतना पानी वेस्ट नहीं करना है। अभी हमें तो लगता है कि अरे बहुत सारा पानी है, इतना कहाँ होगा कि पानी की कमी होगी, लेकिन हमें उनके अंदर ये सोच विकसित करनी है कि हम अगर आज इन संसाधनों को बचाएंगे, इस प्रकृति को बचाएंगे, तो हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को एक जो है एक भरा पूरा संसार दे सकते हैं। अगर हम एक जो लेटेस्ट उदाहरण है अभी हम करें, जैसे अभी बात आ रही थी छतरपुर का जो बक्सवाहा जंगल है, उसमें जो है हीरे की पुष्टि हुई कि उसके अंदर हीरे मिले। अब वहां बहुत सारे पेड़ हैं, कई लाख पेड़ हैं जो काटे जाएंगे उस हीरो को निकालने के लिए। तो आप सोचिए कि उस हीरो को निकालने के इतने सारे पेड़ काटे जाएंगे, जिसका मुझे लगता है कि हीरो को निकालने के लिए इतने सारे पर्यावरण मतलब इतने सारे पेड़ काट के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना कहीं से भी सही नहीं है। और इस तरह से बच्चों को भी प्रकृति से जोड़ना है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाना है। हम ऐसे संस्कृति के वाहक रहे हैं जो जंगलों में जाती रही है, जो ऋषि मुनियों की संस्कृति रही है, जो जंगलों के जो फल फूल हैं उनसे अपना जीवन यापन करती रही है। तो इन्हीं सब बातों के बारे में श्री अनिल जोशी ने हमें बताया। और हमें अगर नई शिक्षा नीति की बात करें तो हमें बच्चों को अपनी कला से जोड़ना है, अपनी संस्कृति से जोड़ना है, और बच्चों के अंदर ये चीज लानी है, ये बात लानी है कि अगर कहीं पे किसी चीज का दुष्प्रभाव अगर हमारे सामने आ रहा है, जिस तरह से हमारे सामने बहुत सारे अभी हम देख रहे हैं लैंड स्लाइड हो रही, बहुत सारे जो है चीजें हो रही है जो प्रकृति हम नुकसान पहुंचा, तो प्रकृति का संतुलन क्यों बिगड़ रहा। हम बच्चों को ये चीज समझा सकते हैं कि अगर जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया कि बहुत सारे कहीं जाओ आप तो नल खुले रहते हैं, तो अगर हमने उस नल का टैप बंद कर दिया और पानी की एक बूंद भी वेस्ट नहीं हुई, भले वो छोटा सा योगदान है, पर उस योगदान से अगर हर बच्चा अपने जीवन में उसे अपना ले तो कितनी चीजों का हम अपने जो प्रकृति की चीजें हैं बचा सकते हैं, उनका जो है दुष्परिणाम नहीं होने देते। तो ये कुछ बातें थी जो आज के जो है राष्ट्रीय वेबिनार के माध्यम से जो कही गई वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, और मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि आज का जो राष्ट्रीय वेबिनार था वो बहुत अच्छा रहा, और उसमें जो है जो बातें कही गई वो बहुत हमारे जीवन से जुड़ी थी, और अगर हम उसे अपने जीवन में अपना ले, अपने बच्चों तक वो चीजें पहुंचा दें, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली पीढ़ी बहुत समझदार होगी, वो ना पानी का वेस्ट करेगी, ना बेमतलब का पेड़ कटने देगी। मतलब ये सारी चीजों हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हमारे विद्यार्थी हैं, उन तक ये बात पहुंचेगी। मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। Thank you, madam. Now I invite Mr. Sudhir Pandey, TGT Hindi, to share his views on today's theme. Sudhir sir, over to you. धन्यवाद सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय और सम्मानित शिक्षक साथियों, जैसा कि मुझे एक प्रकरण मिला भारतीय ज्ञान प्रणाली, भाषा, कला एवं संस्कृति, जिस पर आज एक राष्ट्रीय वेबिनार था और राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों ने उस पर अपने विचार प्रकट किए, और मैंने उन विचारों को सुना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको भी पढ़ने के पश्चात मैंने इन दोनों को जब साथ में मिलाया तो कुछ चीजें निकल कर बाहर आई,
जिसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो शुरू करते हैं। मातृभाषा से शिक्षा देने के महत्व को महात्मा गांधी ने इस प्रकार व्यक्त किया कि माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द मिलते हैं, उनके और पाठशाला के बीच जो मेल होना चाहिए, वह विदेशी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने से टूट जाता है। इस संबंध को तोड़ने वालों का उद्देश्य पवित्र ही क्यों न हो, फिर भी वे जनता के दुश्मन हैं। आज अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समग्रता और राष्ट्रीय चेतना से संचित रूपरेखा देखकर अत्यंत संतुष्ट होते। 34 वर्षों के उपरांत एक नीति जो रचनांतर होने के साथ साथ शैक्षणिक मापदंडों में एक नई सोच को लाई है और आने वाले समय में शिक्षा पर लंबे समय से हावी औपनिवेशिक स्वरूप को मूलतः भारतीय करने में मील का पत्थर साबित होगी। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती है, वरन किसी भी राष्ट्र के स्वाभिमान, उसकी प्राचीन संस्कृति की संवाहिका भी होती है। गुलाम देशों की अपनी कोई भाषा नहीं होती है, वे अपने शासकों की बोली बोलने को मजबूर होते हैं। भाषा के बिना देश गूंगा होता है। कला, संस्कृति, विज्ञान, गणित, भूगोल, अर्थशास्त्र हो, समाजशास्त्र हो, चिकित्सा विज्ञान हो, तकनीक शास्त्र हो, सबका अधिगम एकमात्र भाषा ही है। शब्दों की ज्योति न होती तो शायद पूरे संसार में अंधेरा छा जाता। विश्व के इतिहास पर यदि हम दृष्टि डालें तो गुलामी से लेकर आजादी के बाद तक दुनिया के प्रायः सभी देशों ने अपनी भाषा में अपनी प्रगति का मार्ग चुना है। इजराइल ने अपने यहाँ की मृत प्राय हो चुकी भाषा हिब्रू को जीवित किया, राष्ट्रभाषा बनाया। आज वह भाषा पूरी दुनिया में तकनीक की प्रमुख भाषाओं में शामिल है। उसका आज अनुवाद हो रहा है। रूस ने रसियन, चीन ने चीनी, जापान ने जापानी को अपनी शिक्षा, दीक्षा तथा राजकाज की भाषा बनाया। हमारे छोटे से पड़ोसी देश नेपाल की ही बात कर लें, उसने अपने यहाँ की जो भाषा बनाई वह नेपाली को बनाई है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के बाद एक प्राचीन राष्ट्र होते हुए भी अंग्रेजी यहाँ की राजकाज एवं संपर्क की भाषा बनी हुई है। अन्य भारतीय भाषाएं अंग्रेजी की चेरी बनी हुई हैं और गुलामी करती हुई सी दिखाई पड़ती हैं या दिखाई देती हैं। शिक्षा की दशा एवं दिशा सुधारने के लिए अब तक गठित लगभग सभी आयोगों ने अंग्रेजी के वर्चस्व को समाप्त करने की संस्तुति की, किंतु परिणाम स्वरूप हम पाते हैं ढाक के वहीं 3 पात नजर आ जाते हैं हमको। अंग्रेजों के जाने के बाद भी आज भी यदि हम देखें तो अंग्रेजी का सिक्का कायम ही है और चलता ही आ रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बड़ी शिद्दत के साथ इस कमी को महसूस किया गया और पहली बार भाषा की ताकत की पहचान करते हुए हिंदुस्तान को अपनी वाणी दी गई। इस शिक्षा नीति में पहली बार शिक्षा में भाषा तथा भाषा की शिक्षा पर पूरा जोर दिया गया है। इतना ही नहीं, भाषा को शिक्षा में मूल्यबोध, दृष्टिकोण और सृजनात्मक कल्पना के निर्माण का साधन भी माना गया है। नई शिक्षा नीति में किशोरावस्था तथा मातृभाषा में शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि मौलिक विचार अपनी मातृभाषा में ही आते हैं, विदेशी भाषा में मौलिक विचार नहीं आते हैं। बच्चा जब रोता है तो अपनी भाषा में ही बात करता है, अचानक से जो चीजें आती हैं वह मातृभाषा में आती हैं। इसलिए मातृभाषा पर पूरा जोर दिया गया है नई शिक्षा नीति में। इसलिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए भी मातृभाषा का ही प्रयोग होना चाहिए, ऐसा इस नीति में कहा गया है। विदेशी भाषा सीखने के चक्कर में मौलिक विचार समाप्त हो जाते हैं। मैकाले की शिक्षा नीति में भारत के स्थान पर यूरोपीय हितों की पूर्ति हो रही थी। उस समय हमें पढ़ाया जा रहा था प्लेटो को, अरस्तु को, मैक्स मुलर आदि को पढ़ाया जा रहा था, किंतु भारत के कपिल, कणाद, गौतम, भास्कराचार्य, चाणक्य, ब्रह्मगुप्त, पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या सुब्रमण्यम भारती, तिरुवल्लुवर और अगस्त्य जैसे दार्शनिकों, शिक्षाविदों और तत्वचिंतकों की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही थी। भारतीय भाषाओं की यहां तक तो बात हुई। अब भारतीय भाषाओं के संवर्धन की बात करते हैं, जो कि नई शिक्षा नीति 2020 में उस पर चर्चा की गई है और विद्वानों ने भी उस पर प्रकाश डाला कि भारतीय भाषाओं की हिफाजत न हो पाने की वजह से विगत 5 दशकों में, लगभग 50 सालों में देश ने 220 भाषाओं को खो दिया है। यूनेस्को ने भी 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित कर दिया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं
भी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रही हैं। इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के शिक्षण और अधिगम को स्कूल और उच्चतर स्तर के प्रत्येक स्तर के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। भाषाएं प्रासंगिक और जीवंत बनी रहें, इसके लिए इन भाषाओं में उच्चतर गुणवत्तापूर्ण अधिगम एवं प्रिंट सामग्री का सतत प्रवाह बनाए रखने की आवश्यकता को भी प्रतिपादित किया गया है। विद्वानों ने इस पर भी अपना विचार व्यक्त किया। नई शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं के संवर्धन की बात की गई है और उससे संबंधित अनेक सुझाव दिए गए हैं। भाषाओं के शब्द भंडार लगातार अपडेट होते रहें, कविता, उपन्यास, पत्र पत्रिकाओं का प्रवाह बना रहना चाहिए, उनका व्यापक प्रसार हो, समसामयिक मुद्दों और अवधारणाओं पर भाषा में ही चर्चा होनी चाहिए, विदेशी भाषा में नहीं। तभी भाषाओं का संरक्षण किया जा सकता है। विदेशी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, हिब्रू, कोरियाई, यह क्रम चल रहा है, किंतु भारतीय भाषाओं को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के मामले में अभी तक भारत की जो गति है वह पर्याप्त धीमी है, जिस पर अब जो है नई शिक्षा नीति में जोर दिया जा रहा है कि अब इसकी गति को हमें और ज्यादा तीव्र करना है और उसके लिए हम लोग क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, उस पर चर्चा की गई। इसके लिए भाषा शिक्षकों की कमी को दूर करने के साथ ही साथ भाषाओं को और भी अधिक व्यापक रूप में बातचीत और शिक्षण अधिगम के लिए प्रयोग लाने जाने की आवश्यकता विद्वानों ने प्रतिपादित की। अनुभव आधारित भाषा शिक्षण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें किताबी होनी चाहिए। स्कूली बच्चों के भीतर भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय सुझाए गए। बहुभाषिकता को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा सूत्र भी दिया गया है और उसके क्रियान्वयन पर जोर है। त्रिभाषा सूत्र में क्या क्या है? मातृभाषा, स्थानीय भाषा में शिक्षण हो, अधिक अनुभव आधारित भाषा शिक्षण हो, कलाकारों, लेखकों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलों से जोड़ने पर बल दिया गया है। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में भाषाविदों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त करने की बात की गई। भाषाओं की मजबूती, उपयोगिता एवं जीवंतता को प्रोत्साहित करने की बात हुई। विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करने का संकल्प लिया गया। भारतीय भाषाओं में उच्चतर गुणवत्ता की अधिगम सामग्री उपलब्ध कराने के लिए अनुवाद को भी बढ़ावा देने पर बल दिया गया और इसके लिए एक इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना का भी प्रस्ताव किया गया। अगला जो पॉइंट बताया गया कि संस्कृत भाषा को मुख्य धारा में, यहाँ पर जब हम देखेंगे नई शिक्षा नीति को तो वहां पर भी संस्कृत को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास पर भी जोर दिया गया है। जैसा हम जानते हैं कि देश की प्राचीन भाषा जो है वह संस्कृत भाषा है। इसकी प्रगति के लिए, इसे मुख्य धारा में लाने के लिए इस भाषा के महत्वपूर्ण योगदान तथा विभिन्न विधाओं, विषयों के साहित्यिक, सांस्कृतिक महत्व और वैज्ञानिक प्रगति के चलते इस भाषा को उच्च शिक्षा संस्थानों में ज्ञान विज्ञान की भाषा के रूप में प्रयोग करने का सुझाव दिया गया। जैसा कि अभी रश्मि मैम ने भी बताया कि प्राचीन काल में भारत में ढेर सारे विश्वविद्यालय थे जो कि अपनी शिक्षा प्रणाली को लेकर के और अपनी गुणवत्ता को लेकर के विश्व प्रसिद्ध थे, तो उस बात पर भी जोर दिया गया। संस्कृत विश्व की सबसे समृद्ध भाषा है। उसमें यदि हम शब्दों की संख्या को देखें तो 10 करोड़ शब्द हैं। अंग्रेजी के मूल शब्द केवल 35,000 हैं और हिंदी के मूल शब्द लगभग 9 लाख हैं। विश्व में हिंदी करीब 85 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है, समझी जाती है, जबकि अंग्रेजी मात्र 32 से 35 करोड़ के लोगों द्वारा बोली या समझी जाती है। संस्कृत के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए इस भाषा को पाठशाला एवं विश्वविद्यालयों तक सीमित न रख इसे मुख्य धारा में शामिल करने का संकल्प लिया गया है। संस्कृत केवल एक विषय के रूप में ही नहीं बल्कि उच्चतर शिक्षा में इसे माध्यम भाषा के रूप में प्रमुख स्थान देने की आवश्यकता को भी प्रतिपादित किया गया। भाषाओं के लिए एक नया संस्थान स्थापित करने और संस्कृत शिक्षकों को बड़ी संख्या में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की योजना भी इस नई शिक्षा नीति में प्रस्तावित की गई। इसके अतिरिक्त सभी शास्त्रीय भाषाओं के संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार करने, पांडुलिपि संरक्षण, अनुवाद अध्ययन को मजबूत बनाने के प्रयास की जरूरत पर भी बल दिया गया। सभी भाषाओं के लिए अकादमी स्थापित करने, उनके माध्यम से नवीन अवधारणाओं के शब्द भंडार तय किए जाने की योजना बनाई गई है। भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु वर्ग के लोगों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था, पुरस्कार तथा भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को
रोजगार अर्हता के मानदंडों के एक हिस्से के तौर पर शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। नई शिक्षा नीति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कला, संस्कृति और भाषा के माध्यम से मनुष्य की सृजनात्मक क्षमता को जागृत करने पर बल दिया गया है। पहले ज्ञान और कौशल को अलग करके देखा जाता था, उसका यह शिक्षा नीति विरोध करती है। शिक्षा नीति के मसौदे में 22वें स्तंभ में ये सारी चीजें दी गई हैं। भारतीय भाषाओं के बारे में, कला और संस्कृति के संवर्धन के विषय में पूरा का पूरा एक खाका पेश किया गया है और इसके अध्ययन से यह साफ होता है कि आगे चल करके यह शिक्षा नीति का अंग बनेगा, हिस्सा बनेगा और भारतीय भाषाएं अपने समृद्ध रूप में हमारे सामने परिलक्षित होंगी। भारत की भाषा, कला और संस्कृति का नई शिक्षा नीति के माध्यम से संवर्धन और संरक्षण होगा। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, इस विषय पर बोलने के लिए। धन्यवाद सर। Thank you, sir. Now I invite Mr. Umesh Vasnik, PRT, to share his views on today's theme. Vasnik, sir, over to you. Thank you, sir. Respected Principal, sir, Vice Principal, sir, HM, sir, and my dear colleagues. So already 2 speakers have spoken on this topic: Indian language system, Indian knowledge system, languages, art, and culture. So it's a vast subject that cannot be completed in a short span of time, but I will make a small attempt to speak before you. So Indian civilization has always attached a great value to the knowledge, and it can be seen by its amazingly large body of intellectual text, the world's largest collection of manuscripts, its attested tradition of text, thinkers, and schools in so many domains of knowledge. India's knowledge tradition is ancient. Knowledge of Gyan has been at the center of all rational and speculative inquiry in India. 3 terms are closely connected in all discussion of knowledge: darshan, Gyan, and Vidya. Darshan, a philosophy, is the system, the point of view which leads to Gyan, knowledge. When the knowledge gathered about a particular domain is organized and systematized for purpose of, let's say, reflection and pedagogy, it is called Vidya, or discipline. The first kind of knowledge is observational and is gained by the eyes and other senses. And other one is experiential and is gained by the inner self as drashta. In the tradition, knowledge has been constituted, stored, and maintained in the framework of oral culture. It is important to note that oral culture is an alternative culture of knowledge and not a default culture. One that is there because writing system as unknown as it is often alleged. Indian knowledge system, IKS, is an innovative cell under Ministry of Education at AICTE. It is established to promote interdisciplinary research on all aspects of Indian knowledge system, preserve, decimate, and for further research and societal applications. It will actively engage for spreading the rich heritage of our country and traditional knowledge in the fields of arts and literature, agriculture, basic science, etc. So culture plays an important role in development of any nation. It represents a set of shared attitudes, values, goals, and practices. Culture and creativity manifest themselves in almost all economic, social, and other activities. A country as diverse as India is symbolized by the plurality of its culture. India has one of the world's largest collection of songs, music, dance, theatre, folk tradition, performing arts, rites, rituals, paintings, and writings that are known as the intangible cultural heritage of humanity. India is a treasure trove of culture, developed over 1,000 years and manifested in the forms of arts, works of literature, customs, tradition, linguistic expressions, artifacts, heritage sites, and many more. Crores of people from around the world partake, enjoy, benefit from the cultural wealth of India.
by visiting, by tourism, experiencing Indian hospitality, by reading classical literature of India, practicing yoga and meditation, participating in India's unique festivals, appreciating India's diverse music and arts, and watching Indian films also. So it is cultural and natural wealth that truly makes India an incredible India, as per India's tourism slogan. The preservation and promotion of Indian cultural wealth must be considered a high priority for the country, as it is truly important for the nation's identity as well as for its economy. The promotion of Indian arts and culture is important not only for nation but also for the individual. Cultural awareness and expression are among major competencies considered important to develop in children in order to provide them with a sense of identity, belonging, as well as appreciation of other cultures and identities. It is through the development of strong senses and knowledge of their own cultural history, arts, languages, and traditions that a children can build positive cultural identity and self-esteem. Thus, cultural awareness and expression are important contributors both to individual as well as societal well-being. The arts form a major medium for imparting culture. The arts, besides strengthening cultural identity, awareness, and uplifting societies, are well known to enhance cognitive and creative abilities in individuals and increase individual happiness. The happiness, well-being, cognitive development, cultural identity of individuals are important reasons that Indian arts of all kinds must be offered to the students at all levels of education, starting with early childhood care and education. Language, of course, is inextricably linked to the art and culture. Different languages see the world differently, and the structure of a language therefore determines a native speaker's perception of experience. In particular, language influences the way of people of a given culture speak with others, including with family members, authority, figures, peers, and strangers. The influence of the tone of conversation. It influences the tone of conversation. The tone, perception of experience, and familiarity inherent in the conversation among speakers of common language are reflection and record of a culture. Culture, thus, encased in our languages, art in the form of literature, plays, music, films, etc., cannot be fully appreciated with language. In order to preserve and promote cultural, one must preserve and promote culture's languages. Indian culture is heritage of social norms, ethical values, traditional customs, belief systems, political systems, artifacts, and technologies that originated in or associated with Indian subcontinent. The term also applies beyond India to the countries and cultures whose histories are strongly connected to India by immigration, colonization, or influence. India's languages, religions, dance, music, architecture, food, and customs differ from place to place within the country. Indian culture, often labeled as a combination of several cultures, has been influenced by a history that is several millennia old, beginning with the Indus Valley civilization. Many elements of Indian culture, such as Indian religion, mathematics, philosophy, cuisine, language, dance, music, and movies, had a profound impact across the greater India and the world. India had a long romance with the art of dance. The Hindu Sanskrit text Natya Shastra, Abhinay Darpan are esteemed to be from 200 BC to early centuries of first millennium. Indian dance includes 8 classical dance forms, many narrative forms with mythological elements,
The 8 classical forms are Bharatanatyam, Kathak, Kathakali, and so on. And in addition to the formal arts of dance, Indian regions has strong free forms folk dance traditions. Some of the folk dances are Bhangra, Bihu, Jhumar, Mehri dance, Jat Jatin, Nat Natin, Ghumar, Garba, Lavani, Dekhni, from different regions of India. Again, the drama is important part of our culture. Indian drama and theatres has a long history alongside its music and dance. Kalidasa's plays like Shakuntala and Meghdut are some of the older dramas. Following those are Bhasa's Kutiyattam of Kerala, only surviving specimen of ancient Sanskrit theatres. With that, music is an integral part of India's culture. Natya Shastra, a 2000-year-old Sanskrit text, describes 5 systems of taxonomy to classify musical instruments. One of these ancient Indian systems classifies musical instruments into 4 groups according to 4 primary sources of vibration: strings, membranes, cymbals, and air. According to Res Flora, this is similar to the Western theory of organology. Archaeologists have also reported the discovery of 3,000-year-old 20 carefully shaped polished basalt lithosphere in the highlands of Odisha. The oldest preserved example of Indian music are the melodies of Samveda that are still sung in certain Vedic shrutas. Again, with that, architecture. In the architecture, cave paintings from Ajanta, Ellora, Bagh, and temple paintings testify love to nationalism. Most early and medieval art in India is Indo-Buddhist or Jain. A freshly made colored floor paintings are still common sight outside the doorstep of many and mostly South Indian homes. Raja Ravi Verma is one of the classical painters from medieval India. Pattachitra, Madhubani paintings, Mysore painting, Rajput paintings, Mughal paintings are some of the notable genres of Indian art. The first sculpture in India date back to Indus Valley civilization, where stone and bronze figures have been discovered. Later, as Hindus, Buddhism, and Jainism developed further, India produced some extremely intricate bronze as well as temple carvings. Sculptures produced in Northwest in stucco, shit, and clay display a very strong blend of Indian and classical Hellenistic, possibility even Greco-Roman influence. Now, in all this, what is the role of NEP? How the NEP will play the role in Indian knowledge system, in enhancing Indian knowledge system, its culture and arts. As the Tejasvi Surya, Mr. Tejasvi Surya has said, our culture is very rich. One of the greatest cultures. Indian culture is one of the greatest culture, but while glorifying it, we must not forget that over glorification and romanticization, it should be stopped, and even criticizing it, too much criticizing, it should be stopped. So there shouldn't be over romanticization or over criticization of our culture. So the role of NEP, in it, the 2 lines from NEP I will quote: the rich heritage of ancient Indian knowledge has been guiding light of this policy, and our system should produce global outlook, but it should be traditionally rooted. In the words of Chomsky, an acclaimed linguist, a language is not just words, it's a culture, tradition, a unification of community, a whole history that creates what a community is. It's all embodied in language. In order to preserve and promote culture, one must preserve and promote its languages. So as Suresh sir has told, India has lost 220 languages
in last 50 years, and UNESCO has declared 197 Indian languages as endangered, and 22 languages of 8th schedule of the Constitution are also facing difficulties on varying scales. ADP therefore emphasizes that languages must have consistent official update to their vocabularies and dictionary. In line with the recommendation of Kochari Commission, the NEP underlines the need of early implementation of the three-language formula to promote multilingualism and teaching in the home or local language wherever possible. The policy lays down a broad architecture to this end for setting up strong departments and curriculum in Indian languages, comparative literatures, creative writing, art, music, philosophy, etc. The objective is to develop and launch suitable programs across the country, including four-year B.Ed dual degree in these subjects. This will help to develop large cadre of high-quality language teachers, as well as teachers of arts, music, philosophy, and writing, who will be needed around the country to implement the policy. The National Research Foundation will fund quality research in all these areas. Higher education institutions will be encouraged to use mother tongue or local languages in medium of instruction, or to offer teaching by Sudhir sir, please mute your mic. translation of Indian languages has been much neglected area despite its multiple benefits in building bridges of understanding, interaction, and knowledge sharing. The NEP underlines the need of establishing quality programs and degrees in translation and interpretation, arts and museums, administration, archaeology, artifact conservation, graphic design, and web design within the higher education. And Indian Institute of Translation and Interpretation will be established for creating a regular pool of experts in translation and interpretation. Sanskrit also will be mainstreamed, as Sudhir sir has said, and Sanskrit universities too will move towards becoming large multidisciplinary institutions for higher learning. Efforts will be made to preserve and promote all Indian languages, including classical, tribal, and endangered languages. Their associated arts and culture will be documented through web-based platforms, portals, Wikipedias. Scholarship will be established for people of all ages who study Indian languages, arts, and culture with local masters or within the higher education system. Proficiency in Indian languages will be included as a part of qualification parameters for employment opportunities. Okay, sir, that's all from my side. Thank you for the opportunity. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, at last, I invite our respected principal, sir, to share his views on today's themes and guide us. Principal, sir, over to you. Respected वाइस प्रिंसिपल श्री गिरीश बाबू कुश्तवार सर और सारे शिक्षक साथी, at the outset I would like to place on record my sincere thanks to all the speakers, especially Naeem sir, Sandeep sir, Rashmi madam, Pandey ji and Umesh Vasnik ji. They have prepared this very nicely and the presentation was wonderful. And it is really heartening to know that we teachers, we are preparing so much we are delivering. So surely the future of India and the new education policy, which completely lies on our shoulder to implement it. And we will succeed in doing so. I will not take much time, but let me draw some parallels between the ancient Indian systems. Few of them I will not go further, and the education policy. From one of the textbook of NCERT, I'm reading few lines, and that we will draw the parallels
how our new education policy is just the replica of our older system. I think all of you you must have heard or read that travelers from various regions having different climates and cultures began to visit part of India from early times. To them, India was a land of wonders. The fame of Indian culture, wealth, religions, philosophies, art, architecture, as well as its educational practices had spread far and wide. The educational system of ancient times was regarded as a source for knowledge, tradition, and practices that guided and encouraged humanity. This is the main theme. The theme which was there in our ancient time is the main theme of today's education policy, where we want to be world leader in education, and it was there in India. So it is nothing a new practice for us. Just we need to achieve our past in the current form. If we further see from the older education system, from the time of Rig Veda onwards, our ancient education system evolved over the time and focused on holistic development of the individual by taking care of both the inner and outer self. See, uh, the main objective of education policy 2020 is that one, the holistic development and the individual taking care of both inner and outer self. So it was there in our older system also. From older system again, the system focused on moral, physical, spiritual, and intellectual aspect of life. It was there in our older system, and the same thing. This is the in 2020 education policy also we are focusing on these things: moral, physical, spiritual, and intellectual aspect of life. This is the strength of India, and in true sense, the education policy 2020 is taking care of these all the things. It emphasized on values such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance, and respect for all creations. It was there in our ancient times. And if you want to move further, and if you want the holistic development, true development, then we need to take care of these values: humility, truthfulness, discipline, self-reliance, and respect for all creation, not only human beings, but for all creation. Respect should be there. And the new education policy is taking care of these all the things. In earlier times, students were taught to appreciate the balance between human being and nature. Now we hearing the word there is a loss to nature because of industrialization and because of many developments. So this education policy is taking care of. Even our older time also, our education policy was like that they used to balance between human being and nature, and the new education policy is also trying to taking care of these all the things. Teaching and learning followed the tenets of Vedas and Upanishads, fulfilling duties towards the education. The goal of education was to fulfilling the duty towards self, family, society, thus encompassing all aspect of life. Even if you see today the if we leave the narrow definition, the purpose of the education should be to fulfill the duty towards our family, towards ourselves, and then towards society. Then only, and further we can take it further towards our country and world as a whole. So education system should, this new policy also taking care of these all the things. Education system focused both on learning and physical development. We can see this is a text I'm reading from the ancient system, and the same thing is implemented in the new education policy that says education system focused on both learning and physical development. The same thing is the theme of today's even webinar, where Sandeep sir and Naeem sir focused on physical development, and Pandeji, Rasmi madam, and Umeshi focused on learning. In other words, the emphasis was on healthy mind and healthy body. This was even earlier time. We must have healthy mind as well as healthy body. So this is the focus of today's education policy also. You can see that education in India has a heritage of being pragmatic, achievable, and complementary to life. Education is not stand alone, something like that. So it should be complementary to the life, how we live the life, what is happening in our surrounding. That should be the purpose of education system.
In older system of education was the education of Vedas, Brahmanas, Upanishads, and Dharma Shastras. These were the subject in older times. So these days also you have various subjects. You must have heard the names of Aryabhatta, the great Aryabhatta, the Panini, Katyana, and Patanjali. Their writings and the medical treatise of Charka and Susastra were also some of the sources of learning. Distinction was also drawn between Shastra. Like you can, I think we all know the word Shastra, that is learned disciplines, and Kavyas, that is imaginative and creative literature. Sources of learning were drawn from various disciplines such as Itihas, then Anvikshiki, that is logic, then Mimamsa, interpretation, and Sil Shastra, that is architecture, and Arth Shastra, that is polity, Varta, agriculture, trade, commerce, animal husbandry, and Dhanurvidya, that is archery. So these were older subjects. If you compare with the recent subject, it is exactly the same. So the new education policy is taking care of this overall and holistic development. In older system also, if we read and if we see the literature, physical education too was an important curricular area, and people participated in Kirda, that is games, recreational activities, then Vyayam, that is exercise, then Dhanurvidya, archery, for acquiring martial skills, and Yog Sadhana, that is training the mind and body. This training the mind and body is a special feature of Indian education from ancient times itself, and even today also we respect this yoga sadhana. The gurus and their people worked consciously together to become proficient in all aspects of learning. In order to assess people's learning, Shastra, that is debates, were organized. People at an advanced stage of learning guided younger people. That is called peer learning. That is the new system that we follow it. So if my earlier speakers elaborated everything of the life, just my very simple what I want to say is that is just simple. We can draw the comparison between our older system and new system. What this education policy is doing, it is just giving us a platform to all Indians, to our futures, to be great educationists from this area and great gurus from this area. And we all teachers have a responsibility to create such an education system which was in earlier times. So once again, let me place on record sincere thanks to all the speakers and all the my colleagues who were patiently listening to all the speakers. So thank you very much, sir. Vice Girish sir, you can continue now. Thank you, sir. Now, with due permission of principal, sir, I sum up today's webinar. I thank you all for joining today's webinar and sharing your valuable time with us. Thank you very, very much once again. Now you can leave the meeting.